हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरहो भाग 2 और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। स्पेशल फॉर 2022-23 का जो सेशन है उसके लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको सारे के सारे एमसीक्यूज। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अभी इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे ना, वो सारे के सारे एमसीक्यू हरियाणा बोर्ड के पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। यानी कि जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ, ये हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। अगर दूसरे बोर्ड से है कोई तो प्रैक्टिस कर सकता है अगर उसका मन करे तो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। और हाँ, एक और काम की जानकारी, आपको जो है ना, एक वेबसाइट है cclchapter.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ना हरियाणा बोर्ड के, और साथ में हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर, ऐसा लिखोगे आ जाएगी वेबसाइट। और बाकी कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और एक और काम की जानकारी, आपको जो है ना, ये जो 2023 के जो एग्ज़ाम है उनके लिए मैंने क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सिर्फ क्लास 12 के लिए एक प्लेलिस्ट है, और वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके अंदर आपको क्लास 12 का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितनी भी बुक्स है, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा ना इस ईयर के लिए, पार्टिकुलर ईयर के लिए, वो सारी वीडियो आपको उस प्ले के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब मैंने जो है आपको ऑलरेडी पद्य भाग करा दिया था, यानी कविताओं वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी करा दिया था। अगर वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लेना। अब इस वीडियो में हम फिलहाल करेंगे गद्य भाग, यानी कि कहानियों वाले जो एमसीक्यूज है ना, वो इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलो हम फ्लैश की स्पीड से पहुंच जाते हैं भक्तिन के पास में, है ना। तो चलो जी, हम पहुंच चुके हैं। और हाँ, ये हमारा जो है 11वां पार्ट है, पार्ट नंबर 11, भक्तिन। अब एक और चीज, जिसने प्रैक्टिस, मतलब जिसने जो है ना समझ लिया है पूरे जो किताब है, मतलब पढ़ ली है, याद हो गई है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको पता लग जाएगा कि एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू आते हैं, क्या हम इस एग्जाम में एमसीक्यूज को क्रैक कर सकते हैं, जो नंबर है हमारे आ जाएंगे, या फिर हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। वो आपको आइडिया लग जाएगा इन एमसीक्यूज को देखने के बाद में। ये जिनके ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है ना, उसका मतलब है वो बहुत बार रिपीटेड आ रही है, तो आपको इनके आंसर्स याद होने चाहिए। अगर आप चाहो तो वेबसाइट पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो जो विजिट करे अपना स्कोर बताना, और जो ट्राई करे, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर ऑप्शंस पढ़ूंगा, और उसके बाद में आपको आंसर बताऊंगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आप वीडियो पॉज करके या देखते हुए भी आप खुद से अपने मन में आंसर गैस कर सकते हो कि ये आंसर हो सकता है। और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रखी है, ठीक है। अगर कोई करता है ये चीज़ ट्राई, तो बताना कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन है, भगतीन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, हांसी, झूसी, हूसी। तो कहाँ की थी वो? झूसी की थी, झांसी की नहीं थी। कुछ झांसी में अटक मत जाना, झूसी की थी वो। सेवक धर्म में भगतीन किससे स्पर्धा करने वाली थी? सबरी, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण। तो किससे करती थी? हनुमान से करती थी। भगतीन का विवाह किस उम्र में हुआ था? अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा ट्विक भी किया जा सकता है, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि भगतीन का जो है विवाह किस आयु में हुआ। अब उम्र आयु फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसमें भी अटक जाते हैं। तो विवाह जब हुआ था उस समय भगतीन की आयु कितनी थी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। तो कितने साल की थी वो? 5 साल की बच्ची थी जब उसका मतलब बाल विवाह हो गया था। पति की मृत्यु के समय भगतीन की आयु कितने वर्ष थी? 26 साल, 29 साल, 36 साल, 39 साल। तो कितनी थी उसकी आयु? 29 वर्ष की उसकी आयु थी उस टाइम पे। भगतीन क्या नहीं बन सकी? गोरखनाथ, एकनाथ, सत्यवादी हरिश्चंद्र, मीराबाई। क्या नहीं बन सकी? सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी वो। भगतीन का शरीर कैसा था? मोटा, दुबला, लंबा, दिव्य। तो कैसा था? दुबला शरीर था उसका। मतलब ऐसे गैस कर लो तुम, भगतीन एक ऐसी महिला थी जो दुबली पतली, कुपोषण की शिकार थी। बस उससे आप गैस कर लो क्या क्या होने वाली उसकी खासियतें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगतीन के ओठ कैसे थे? पतले, मोटे, कटे फटे, अवर्णनीय। तो कैसे थे? पतले होठ थे उसके। भगतीन किससे डरती थी? बादल से, हिरण से, कारागार से, संसार से। किससे डरती थी? कारागार से। कारागार में जाने से, जेल, यहाँ पे कारागार की बजाय जेल से भी लिख सकते हैं ये लोग कई बार, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कारागार और जेल एक ही चीज होती है, तो जेल से, वो जेल जाने से डरती थी। लेखिका द्वारा पुकारी जाने पर भगतीन क्या कहती थी? जी, आई, हाँ जी, आई मालकिन। क्या कहती थी वो? कहती थी आई। तो
अगला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से देखो मैंने वो सारे एमसीक्यूज ही कराए हैं आपको, मतलब चैप्टर में हर एक चैप्टर में 9, 10, 8, 7 ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे। ये सारे वो एमसीक्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने अपने पास से ऐसे आ रहे कोई एमसीक्यूज की गिनती नहीं बढ़ाई है, ठीक है। और ये पूरी जो सीरीज है, मतलब इस ये जो पोर्शन है हमारा, पूरा पोर्शन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ में। और अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो बताना आपने कितनी गलतियां करी, कितना % आपका एस्टिमेटेड स्कोर रहा। बाजार दर्शन देखते हैं, पाठ नंबर 12। बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले व्यक्ति को क्या कहा है? मूर्ख, संयमी, बुद्धिमान, मितव्ययी। तो क्या कहा गया है? संयमी कहा गया है, यानी कि उसके अंदर संयम होता है, वो लालच में नहीं आता, किसी चीज से इंप्रेस नहीं होता। बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? लेखक के, मित्र के, पत्नी के, पड़ोसी के। तो किसके साथ गया था? अपनी पत्नी के साथ वो बाजार गया था। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ है, मतलब ये इस जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? ठग, भिखारी, अर्थहीन, व्यापारी। तो क्या कहा है उसको? अर्थहीन कहा है। बाजार में जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती है? अब देखो, आप बाजार में जाते हो कुछ सामान देखने, मतलब बाजार में जाते हो, कैसे पता लगाते हो आप? मतलब सूंघ सूंघ के कि हाँ यहाँ पे ये सामान बन रहा है, या फिर देख के, देखते हुए तो इम्प्रेस होते हो ना आप कि सेल लगी हुई है भाई साहब, 70% सेल, चलो इसी में घुसते हैं पहले। तो कौन सी चीजें पकड़ती है? आंख पकड़ती है। आंख, त्वचा, कर्ण, नासिका, आंख से होता है वो सारा काम। बाजार चौक में भगत जी क्या बेचते थे? कितना आसान सा क्वेश्चन है। मिठाई, चूरण, सब्जी, फल। क्या बेचते थे? चूरण बेचते थे वो। जैनेन्द्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी? शैतान का जाल, जी का जंजाल, आलवाल, प्रणतपाल। क्या नाम रखा था उसने? शैतान का जाल। शून्य होने का अधिकार किसे है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। वाराह को, मृगेंद्र को, परमात्मा को, बगुले को। तो किसको है? परमात्मा को है। देखो ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। यहाँ पे एक्चुअली में जो है ना, सेंस इनकी ये है, शून्य होने का अधिकार, मतलब कि उसको कोई लालसा या लालच नहीं होता, मतलब वो शून्य है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो वो अधिकार किसको होता है? परमात्मा को। हम लोग तो लालच में आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। बाजार को किसका जाल कहा गया है? शैतान का, हैवान का, देवताओं का, मुनियों का। किसका कहा गया है? शैतान का जाल कहा गया है। चूर्ण बेचने वाले को क्या कहते थे? भगत जी, नाथ जी, जोगी जी, व्यास जी। क्या कहते थे? भगत जी कहते थे। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? ये बहुत रिपीट हुआ, मतलब हद मचा रखी थी भाई इस क्वेश्चन ने भी। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बहुत रिपीट होता है ये भी। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? ममता को, उदारता को, समता को, लघुता को। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा तो अटक जाएगा, मतलब पता नहीं कौन से चैप्टर से है, क्या पूछ रहे हैं वो तो मतलब अटक गया होगा। आप में से भी कुछ स्टूडेंट अटक गए होंगे ना इस क्वेश्चन में। चलो देखो, उदारता को कहा गया है काल्पनिक जगत की वस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पाठ देखते हैं। इस पाठ का भाई इतने मजे है ना, मतलब थोड़े से क्वेश्चन है वही रिपीट होते रहते हैं, हर साल आता है इसमें से जो क्वेश्चन है, और वही रिपीट होता रहता है, कुछ नए क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। काले मेघा पानी दे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय, ये जो नारा था, ये पहला नारा कौन लगाता था? मेंढक मंडली, ऋषि समूह, पुजारी, जीजी। कौन लगाता था? मेंढक मंडली लगाया करती थी। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया? अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन आप समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना भाई, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। कुछ लोग मंत्री संतरी पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन समझ लिया, सिंपल सी बात है, उपमंत्री बनाया गया था लेखक को, उपमंत्री। कोई अलग नाम आ जाए, महामंत्री या मंत्री, कुछ भी आ जाए, आपको बस देखना है उपमंत्री। ठीक है, याद रखना इसको, एग्जैक्ट सेम वर्ड को। तो किस सभा का बनाया गया था? आर्य समाज, विधानसभा, ग्राम सुधार सभा, कुमार सुधार सभा। तो कौन सी सभा थी? कुमार सुधार सभा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ रहे हैं बहुत बार, ये देखो दोनों पे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा मैंने। इस क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा करके पूछ लेते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया? मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, सहमंत्री। तो कौन सा था? उपमंत्री। याद रखो भाई, उपमंत्री था कुमार सुधार सभा में जो हमारा लेखक है। अब यहाँ पे देखो, तुमको मतलब फेल करने का पूरा प्लान है। एक क्वेश्चन और आ गया, धर्मवीर भारती कुमार सुधार सभा में क्या थे? भूल गए होगे अब तो।
हैं जी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपमंत्री। भाई मैंने बोला उपमंत्री, याद कर लो, बस ये वर्ड याद कर लो। अब आगे जो है क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड है, बट मेजर जो क्वेश्चन है ना भाई इतनी बार रिपीट हुआ है ना, मतलब मैं कह नहीं सकता। हर एक सेट में मेरे को ये क्वेश्चन मिला है ऑलमोस्ट। ये 2 क्वेश्चन मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। सेंस एक ही है, कुमार सुधार सभा का लेखक उपमंत्री था। बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात को याद रख लेना। उल्टा करके पूछ ले, सुल्टा करके पूछ ले, जैसे पूछना पूछते रहे, याद कर लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। फिर टाइम पे भूलना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्षा का देवता कौन माना गया? ये तो सबको पता होगा है ना, इंद्र देवता मानते हैं वर्षा का देवता को। वरुण, सूर्य, पवन, तो इंद्र देवता है वो। आषाढ़ से संबंधित ऋतु है वसंत, वर्षा, शीत, ग्रीष्म, तो कौन सी है? वर्षा ऋतु है। इंद्र सेना का दूसरा नाम था मेघमंडल, आंखमंडल, पर्जन्य, मेंढक मंडली, तो क्या नाम था? मेंढक मंडली था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधविश्वास से क्या होता है? देखो ये चीजें जो है ना, क्वेश्चन पढ़ के जब एग्जाम आएगा ना, पेपर आपके हाथों में होगा, तब समझ याद नहीं आएगा अंधविश्वास कहाँ पढ़ा था हमने। लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिस करके गए होगे वेबसाइट पे, यहाँ वीडियो के थ्रू, तो आपको याद आएगा भाई हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं अंधविश्वास किससे होता है, अंधविश्वास से क्या होता है। ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन हैं कुछ एग्जाम में आते रहते हैं, जिनके आंसर गूगल पे भी नहीं मिलते ढूंढने से। मेरे को भी कई चैप्टर्स के पार्ट पढ़ने पड़ गए इन चक्कर में, आपके चक्कर में, कि हाँ आपको गलत उत्तर ना दूं। मैं कोशिश कर रखी है पूरी की पूरी, बट एक आध बार अगर कहीं एरर मिले तो बता भी देना मेरे को, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, वेबसाइट पे फिक्स आउट कर दूंगा, और साथ में कमेंट होगी ना जो उसको पिन भी कर दूंगा कि हाँ यहाँ पे एरर थी, तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। अंधविश्वास से क्या होता है? नुकसान, लाभ, प्रकाश, ईश दर्शन, तो क्या होता है अंधविश्वास से? नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। जेठ के बाद कौन सा महीना आता है? अब ये जो है देखो, दादा दादी से जो है ना थोड़ा सा डिस्कशन कर लो भाई महीनों के बारे में, ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं, और उनको याद कर लो जनवरी फरवरी से मैच करते हुए। तो देखो जेठ के बाद कौन सा महीना आता है? साढ़ का महीना, आषाढ़ कहते हैं जिसको हम। अगला पार्ट देखते हैं, पहलवान की ढोलक। पहला क्वेश्चन, लुट्ठन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? जामनगर, श्यामनगर, भावनगर, चांदनगर, तो कौन सा नगर था? वो था श्यामनगर। लुट्टन पहलवान अपने हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? वो पूरा 90 डिग्री का कोण बना के चलता था, 90 डिग्री पे होने चाहिए हाथ, ठीक है, 45 45 दोनों साइड। तो आगे बढ़ते हैं। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी? चांदनी, बिजली, पहलवान की ढोलक, भावुकता, तो कौन ललकारती थी? पहलवान की ढोलक। चलो आगे बढ़ते हैं। किस पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया था, कहा गया है, या फिर पाठ के अंदर? सूरज सिंह को, तारा सिंह, धारा सिंह, चांद सिंह, किसको कहा गया? चांद सिंह को कहा गया। लुट्ठन पहलवान के कितने बेटे थे? ये भाई इस क्वेश्चन ने इतनी हद मचा रखी है इस वाले ने भी, भाई मतलब रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, आई थिंक सो मैंने 10 या 12 बार इस क्वेश्चन को कॉपी कर करके लाया, और फिर मैंने एनालाइज करा पूरा, तभी मैंने एनालाइज करे है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, और उसी के ऊपर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लिख दिया मैंने। तो लुट्टन पहलवान के कितने बेटे थे? 3 4 2 1, कितने थे? 2 बेटे थे उसके। पहलवान क्या बजाता था? वीणा, तबला, मृदंग, ढोलक। पाठ का नाम क्या है? पहलवान की ढोलक। तो क्या बजाएगा वो? ढोलक बजाता था भाई। लुट्ठन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? अफजल खां, काला खां, अब्दुल खां, कल्लू खां, तो किसको हराया था? काला खां को उसने हरा दिया था। पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थी? काले खां के, चांद सिंह के, लुट्ठन के, छोटे सिंह के, तो किसके थे? चांद सिंह के पक्ष में थी। उनको लग रहा था उसको शेर का बच्चा कह रहे थे, भाई ये तो मतलब उड़ा देगा सबको, लेकिन बेचारी की बैंड बज गई। दंगल का स्थान किसने ले लिया था? अब ये क्वेश्चन देख के ना, ये सिंपल सिंपल बता रहा हूँ तुमको, ये क्वेश्चन देख के तुमको याद ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, और मतलब उत्तर क्या है वो भी याद नहीं आएगा तुमको। आप चिपका दोगे कुछ भी रैंडमली कि हाँ तुक्का लग भी जाए। तो ध्यान रखना, दंगल का स्थान अब किसने ले लिया था? क्रिकेट ने, फुटबॉल ने, घोड़ों की रेस ने, भाला फेंक ने, तो किसने लिया था? घोड़ों की रेस ने ले लिया था। क्रिकेट चिपका देंगे बहुत सारे, तो क्रिकेट नहीं है, ना ही फुटबॉल है, घोड़ों की रेस है वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप में से कितनों को पता था ये क्वेश्चन? सच्ची सच्ची बताना कमेंट में, चीटिंग मत करना। चलो अगला पार्ट देखते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया है? यही है सबसे रिपीटेड क्वेश्चन तो इस चैप्टर का भी। देखो
कितनी पीढ़ियों को मुक्त किया उसने? 2, 3, 4, 5, तो उसने 5 पीढ़ियों को मुक्त कर चुका है। चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को क्या बनाया? गणतांत्रिक, निरंकुशवादी, साम्राज्यवादी, लोकतांत्रिक। तो क्या बनाया उसने? लोकतांत्रिक, यानी कि उसने ऐसी मतलब बिना बोले वो फिल्में बनाई थी ना, तो उससे क्या हुआ, मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता था और वो उसको लोकतांत्रिक बना दिया। जैसे किसी देश का पार्टिकुलर पोर्शन नहीं बनाया, जैसे हमारी हिंदी है तो हमारे इंडिया में चलेगी, बाहर नहीं चलती, वैसी जो है उसको ऐसी बिना बोले जो है उसने करा। जैसे मिस्टर बीन वाला देखा होगा तुमने, वैसी चीज है ये भी, तो उसको जो है लोकतांत्रिक बनाया गया। चार्ली चैपलिन की एक पहचान का नाम है, मतलब कौन सी पहचान है उनकी? यहूदी वंशी, नागवंशी, अग्निवंशी, भृगुवंशी। तो कौन से वंशी थे वो? यहूदी वंशी थे। चार्ली चैपलिन किसके अधिक नजदीक कहे गए हैं? अब ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए मैंने हर चीज का सहारा लिया और फाइनली मिल गया मुझे। बहुत मुश्किल से मिला, गूगल पे भी नहीं मिला। तो देखो ये क्वेश्चन में सबसे अधिक नजदीक किसके कहे गए हैं? वो प्रेमचंद के, नीरज के, प्रसाद के, निराला के। तो प्रेमचंद के नजदीक वो कहे गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो है सेंस समझो तुम थोड़ी सी, किसके अधिक नजदीक। ऐसा नहीं है कि उसका घर नजदीक था या प्रेमचंद से मिलने आता था। इनकी जो स्टोरी लाइन है, जो काम करने के तरीके या अंदाज जो थे, वो मैच करते थे, तो उस वजह से उसके नजदीक कहे गए हैं। तो ध्यान रखना, बट चांसेस बहुत कम है इस क्वेश्चन के, फिर भी मतलब एग्जाम में आया तो मैंने तो उत्तर दे दिया भाई आपको। चार्ली चैपलिन किस नेता से मिले? चावनीलाल, महात्मा गांधी, ब्रेजनेव, हिटलर। तो किससे मिले? महात्मा गांधी से मिले थे चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का बड़ा गुण माना गया है? हास्य प्रतिभा, श्रृंगार प्रतिभा, ओज प्रतिभा, भक्ति प्रतिभा। तो कौन सा है? हास्य प्रतिभा, यानी हंसाने वाला, हंसाने के लिए ही बनाते थे वो फिल्में वगैरह। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को क्या बनाया? योद्धा, घुमंतु, सन्यासी, राजनेता। तो वो क्या था एक्चुअली में? वो तो घूमता फिरता रहता था, घुमंतु था वो तो। चलो आगे देखते हैं। बालक चार्ली का मकान किसके पास था? ये भी 2-3 बार आया है, बट 2 बार आने से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लिख रहा कि किसी कोई क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ गया तो मोस्ट इंपोर्टेंट चिपका दो भाई उस पर भी। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़ लेना, सारों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से मजे से नंबर आएंगे आपके बढ़िया वाले। बालक चार्ली का मकान किसके पास था? सिनेमा घर के, दवाई खाने के, कसाई खाने के, मंदिर के। तो किसके पास था? कसाई खाने के पास में उसका मकान था। भारतीय काव्य शास्त्र में क्या नहीं मिलता? रस सिद्धांत, करुणा का हास्य में बदलना, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। देखो सारे सिद्धांत भर रखे हैं हम लोगों ने, हमारे शास्त्रों ने, लेकिन करुणा का हास्य में बदलना, यानी रोता हुआ व्यक्ति हंसने लग जाए एकदम से, तो वो सेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। कला का संबंध किससे है? वेदांत से, तर्कशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से, साहित्य से। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं नहीं मिला, तो एज माई एजम्पशन, ठीक है। अब आपको एरर मिले, एरर लगे या कहीं उत्तर मिले, ऑथेंटिक उत्तर मिले तो बताना भाई, ऐसे चीटिंग नहीं करने का, ठीक है। मेरे को लग रहा है साहित्य से, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो कहानी है, चैप्टर तो यही है जिसमें कला की बात हो रखी है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना हमारे, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये 2 तो वैसे ही हट जाते हैं, 2 ही बचते हैं, वेदांत से, साहित्य से। अब वेदांत भी प्रोबेबली हो सकता है, बट मुझे उसके चांसेस 0 के बराबर ही लग रहे हैं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। सो मैंने अपने पर्सपेक्टिव में लिखा है, क्योंकि भाई उत्तर कहीं नहीं मिला मुझे, तो लिखना पड़ा उत्तर। अब एग्जाम में आया है आंसर तो लिखना पड़ेगा एमसीक्यूज का, तो ये बड़ी दिक्कत रहती है। अब जहां तक मेरे को समझ आया, क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है, तो वो साहित्य से इसका आंसर होना चाहिए। तो आप भी देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना अगर एरर मिलती है तो। वैसे मेरी अगर कहीं नहीं मिलता तो साहित्य से याद कर लेना इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है नमक। नमक कहानी में सबसे अच्छा डाब कहाँ का बताया गया है? कलकत्ता का, रांची का, मथुरा का, ढाका का। तो कहाँ का बताया गया है? ढाका का बताया गया है। सफिया नमक किसके लिए ले जा रही थी? अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, सिख बीबी के लिए, अपने घर के लिए। तो किसके लिए लेके जा रही थी? सिख बीबी के लिए लेके जा रही थी वो। पुड़िया में क्या था? ये तो भाई देखते तुम खुद ही बता दो, मतलब ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, कहानी इतनी सी तो याद हो ही जाती है। नमक, किन्नू, केला, चीनी। तो क्या था पुड़िया में? नमक। अब पुड़िया में किन्नू कौन रखता है भाई? केला कौन रखता है? चीनी एक टाइम के लिए साइंस मान सकते हैं, बट हमें पता है एक पार्ट है जिसका नाम है नमक, तो नमक ही होगा फिर। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर का क्या नाम था? अनिल दास गुप्त, सुनील दास गुप्त, नरेश दास गुप्त, सुरेश दास गुप्त। तो क्या नाम था उसका? सुनील दास गुप्त। अब ये है इस चैप्टर का सबसे अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? ढाका, कराची, लाहौर, अमृतसर। तो कहाँ जा रही थी वो? लाहौर जा रही थी, ठीक है, याद रख लोगे ना इसको। सफिया की माँ सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? ईद पर, रक्षाबंधन पर, मुहर्रम पर, होली पर। तो कब ओढ़ती थी? मुहर्रम पर ओढ़ती थी। सफिया अपने को क्या कहती थी? मुगल, पठान, शेख,
सैयद। तो क्या कहती थी अपने आप को, वो सैयद बताया करती थी। वो बताती है ना कि वो सैयद है, और वो मतलब सैयद लोग जो है वचन के पक्के होते हैं, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ते, ऐसा कुछ करके पंक्तियां हैं। तो वहीं से आई है, ठीक है। कस्टम वालों के लिए क्या आवश्यक है? दिव्य ज्ञान, ज्योति ज्ञान, कर्तव्य पालन, सहज समाधि। तो क्या है? कर्तव्य पालन। मतलब कोई भी अधिकारी कर्तव्य पालन ही जरूरी है ना उसके लिए। तो अमृतसर और लाहौर से संबंध महिला कौन थी? रतिया, सुखिया, सफिया, दतिया। तो ये तो सबको पता होगा, सफिया थी। कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली? बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है। आप सोचो भाई, कहानी तो बाद में लिखी होगी ना उसने, फिर पुस्तक कस्टम अधिकारी को कैसे मिल गई? तो अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और अजीब नहीं है, पाठ के अंदर ही बताया गया है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, सालगिरह के अवसर पर, लाहौर जाने पर, ठीक काम करने पर। तो कब मिली थी? सालगिरह के अवसर पर मिली थी उसको। अगला चैप्टर देखते हैं, और ये चैप्टर मेरे पर्सपेक्टिव में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, सीरीज के फूल। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब आपका मेरे को नहीं पता आपको कैसा कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, कमेंट्स में बताना। बट मेरे अंदाजे से मोस्टली को यही लग रहा होगा सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, जो कि इस बुक से। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजेय है? प्लास, सीरीज, गुलाब, गुलमोहर। तो कौन सा फूल है? सीरीज का फूल है। सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? कोमल, सख्त, कठोर, मजबूत। कैसा मानते हैं उसको? कोमल मानते हैं। सीरीज को कैसा कहा गया है? कालजयी, आतंकी, सौदागर, जड़मती। तो कैसा कहा गया है? कालजयी कहा गया है। सीरीज की समानता का उपमान है? बकुल, अशोक, अवधूत, ईश। तो क्या है उसका? अवधूत है। सीरीज की बड़ी विशेषता क्या है? दिव्यता, मस्ती, भव्यता, प्रगल्भता। तो क्या है? दिव्यता। देखो मेरे को खुद सेंस नहीं आ रही, मतलब ये मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले थे भाई क्वेश्चंस, तो जहां इधर उधर जहां भी मिले आंसर्स। बट भाई रियलिटी में डिफिकल्ट है चैप्टर। राजा दुष्यंत कैसे थे? अच्छे भले प्रेमी, हृदयहीन, कमजोर, सन्यासी। तो कैसे थे वो? अच्छे भले प्रेमी थे वो, प्रेम भरी कहानी थी ना उनकी एक। कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत रिपीट हुआ है, अभी कई चैप्टर्स में, मतलब कई जो है सेट्स के अंदर मेरे को देखने को मिला ये वाला भी। कृषिवल, देखो वैसे तो तुमको समझ आ गया हो, कृषिवल का मतलब है कृषि से संबंधित है, यानी किसान होगा, है ना। तो तुक्का सही है आपका, किसान, मजदूर, बैल, अनाज। तो क्या है? किसान है। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? सुखी, दुखी, फक्कड़, विद्वान। तो क्या माना है? फक्कड़ बनना, कुछ फर्क नहीं पड़े। पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? नेताओं की, बुजुर्गों की, महात्मा गांधी की, कालिदास की। किसकी याद आती है? नेताओं की याद आती है, यानी कि नेता लोग जो है ना वो मतलब भूलना नहीं चाहते। ये डबल क्लिक हो गया था यार, इस वजह से आ गया बीच में एरर। चलो आगे बढ़ते हैं। पाठ नंबर 18, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये भी बहुत आसान सा चैप्टर, ये मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से तो। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, शिक्षा को, प्रोत्साहन को। तो किसको? श्रम विभाजन को जो है जरूरी मानता है। आधुनिक युग में विडंबना की बात क्या है? साम्यवाद, जातिवाद, अद्वैतवाद, प्रयोगवाद। कौन सा वाद है? जातिवाद। इस युग में जातिवाद क्या है? अरे कहाँ भाग रहा भाई क्वेश्चन, रुक जा। गुण, विडंबना, श्रेष्ठ व्यवस्था, ईश विधान। तो क्या है जातिवाद इस टाइम पे? एक विडंबना है, मजबूरी कह सकते हो। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? सक्रिय, निष्क्रिय, गतिशील, कर्मशील। तो क्या बना देती है? निष्क्रिय बना देती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है भाई, मतलब एक बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल गया, मैं खुद सरप्राइज था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रेमचंद, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, भीमराव अंबेडकर। तो कैसा है ये? भीमराव अंबेडकर। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? ये लगभग अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में ही ज्यादा देखने को मिला, पहले के पेपर्स में नहीं आता था। मतलब अभी इससे पहले, आज से पहले, मतलब जब वीडियो बना रहा हूँ 23 के लिए, तो इससे पहले के जो एग्जाम है 2 या 3 साल पहले के, उन तक में ये बहुत रिपीट हुआ है, उससे पहले रिपीट नहीं होता था। तो देख लो, इसका याद कर लेना। कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? राजतंत्र, प्रजातंत्र, समता, भाईचारा। तो कौन सा था? समता, यानी कि सबको एक समान बना दो, गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे तो इसीलिए विवाद हो गए थे। आदर्श समाज की विशेषता है विघटन, अलगाव, गतिशीलता, विद्वेष। तो क्या है? गतिशीलता। और यहीं पे हमारे जो है एमसीक्यूज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं इस कंप्लीट जो है बुक के। यानी कि मैंने आपको जो है
कविताओं वाली वीडियो अलग से प्रोवाइड कराई थी, तो अगर वीडियो नहीं देखी वो वाली तो देख लेना। और उसके अलावा जो है अगर आपने वो देख ली है, ये भी देख लिया, तो आपके एमसीक्यूज यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह बाद में भी देख रहा है, मान लो नेक्स्ट ईयर 24 के लिए वीडियो देख रहा है, तो ध्यान रखना वेबसाइट पे चले जाना, सीसीएल चैप्टर सर्च करके वहाँ पे जो एमसीक्यूज मिलेंगे ना उनको प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन या नए क्वेश्चन एमसीक्यूज अगर आए भी, वैसे तो आते नहीं है, बट अगर आए भी तो वो अपडेट कर दिए जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। अगर वीडियो बाद में देख रहे हो, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ तो सिर्फ मैं, ठीक है। लेकिन जो अभी 2023 के लिए ही देख रहे हैं, तो वो स्टूडेंट इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और वेबसाइट पे विजिट करके अपना एक टेस्ट कंडक्ट करना है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपको दिखा रखे होंगे, मतलब ऐसे आंसर हिडन मिलेंगे आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना ऐसे ही आंसर हिडन है। आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, उत्तर याद कर लो, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन जाता है वहाँ पे, जाके अपना कमेंट स्कोर कमेंट करना कि हाँ मैंने इतने गलत करे, बस गलत वाला स्कोर कमेंट कर देना, या सही वाला तो इतने सारों कौन जोड़ता फिरेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरी है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे एमसीक्यूज, कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है यहाँ पे। और यही एमसीक्यूज हर साल रिपीट होते रहते हैं, बार बार सेम से एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।